बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमी। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, भारतीय फ़ौजी इदारों में काबिलियत का शदीद फुकदान खुलकर सामने आ गया है। आज रियासत तमिलनाडु में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर उस वक्त गिरकर तबाह हो गया जब वो अपनी अहलिया और अपने स्टाफ के साथ मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। हादसे में बिपिन रावत, उनकी अहलिया, फौजी अफसरान समेत 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक जख्मी है बताया जा रहा है। इतनी वीआईपी शख्सियत का हेलीकॉप्टर इस तरह तबाह होने से भारतीय फ़ज़ाइया समेत दीगर अस्करी इदारों की पेशा वराना काबिलियत और सलाहियत पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। भारत में प्रोफेशनलिज्म की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से मार खाने वाला अभिनंदन पूरी दुनिया में जग हसाई का बाइस बना और उसे एजाज से नवाज दिया गया। गुज़श्ता रोज़ नाकिस इंटेलिजेंस पर भारतीय आर्मी ने नागालैंड में 15 अपने ही शहरी मार डाले। भारतीय नेवी की कारकर्दगी भी सबके सामने है। नाज़रीन, अब आप खुद ही सोचिए, क्या भारतीय फ़ौज की इस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान की पेशा वराना और दुनिया की बेहतरीन अफवाज से टक्कर लेना बनता है? जब भी भारतीय फ़ौज ने किसी मुहिम जोई की कोशिश की, शिकस्त हमेशा उसका मुकद्दर ठहरी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये बहुत से ऐसे वाक़यात हम सुनते हैं भारतीय फ़ौज के अंदर, बददिली, खुदकुशियों के वाक़यात, मुतवातर हादसात। अब ये जो रिसेंट हादसा है बिपिन रावत से मुतल्लिक, आपके ख्याल में ये हादसा क्या बताते हैं? क्या ये गवर्नमेंट का कसूर है, पेशा वराना काबिलियत, सलाहियत नहीं है, या आपको क्या लगता है कहाँ फुकदान है जो इस तरह के वाक़यात आए रोज़ वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं? देखें दुआ, ये एक तो अफसोसनाक खबर है। ज़ाहिर है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्मी और बिपिन रावत, लेकिन बात यह है कि ये बहुत अरसे से हमें खबरें आती हैं एंड वी नो कि एक तो उनके प्रोफेशनलिज्म हमें पता है। आपके सामने हमने 27 फरवरी 2019 को भी देख लिया। उसके बाद अगर आपने देखा हो कि उसी दौरान में इन्होंने कन्फीन अपना एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। उसके बाद जैसे आपने कहा अभिनंदन को जिसने अपना जहाज गिराया, उसके बाद उसके चारों मिसाइल फायर भी नहीं हुए, टेक पाकिस्तान आर्मी ने रिकवर कर लिए और डिस्पाइट उसके उन्होंने उसको पाकिस्तान के F-16 कराने के ऊपर एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड भी दे दिया। फिर इससे पहले आपने अक्सर खबरें सुनी होंगी कि आपने देखा कि उनके जवान जो हैं अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कितनी सोशल मीडिया पे बातें करते हैं। खुदकुशी का रुझान सबसे ज्यादा वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अभी आपने तमिलनाडु का भी जिक्र किया, वहाँ भी उन्होंने अपने शहरियों को मार दिया। और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो नंबर 1 सीनियर मोस्ट ऑफिसर की आर्मी का है, उसका हेलीकॉप्टर इस तरह क्रैश करना, इसका मतलब है इनकी मेंटेनेंस इनको नहीं आती है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, ना प्रोफेशनलिज्म इनको आता है। इनके एयरफोर्स का हाल बुरा आता है। अभी पीछे इनके इसी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपनी एयर चीफ के साथ बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे देखा कि लड़ाई हो रही थी। एक दूसरे को वो ब्लेम कर रहे थे कि एयरफोर्स इज अ सपोर्टिंग आर्म, ये कैसे, और वो एयर चीफ कैसे नहीं, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड वी आर सपोज्ड टू सपोर्ट द ग्राउंड फोर्सेस। आपस में इनकी चपकलस चल रही थी। इससे ये पता चलता है कि कमांड लेवल के ऊपर, इनके जूनियर लेवल के ऊपर, ऑल टीम कमांड में ट्रस्ट लेवल कम है। कमांड की जो एक होती है इंस्पायरिंग कमांड नहीं है इनके फौजी। इसलिए आई थिंक ये इंसिडेंट होने का तो बड़ा क्लियर वाज़ेह सबूत हो गया है। अब आई एम श्योर कि इनकी कैबिनेट की जो एक सिक्योरिटी कमेटी होती है उसमें दे माइट हैव टू सिलेक्ट अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जाहिर है कि इनको तीनों मुसल्लह फाज जो सीनियर होगा मोस्ट लाइकली उसको बनाएंगे, या हो सकता है कि मिलिट्री आर्मी ऑफिसर को बनाए। बट इससे ये चीज बहुत ही जागरूकता आई है। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक इतने सीनियर मोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो जाए, अपनी एहलिया के साथ अपने को बाकी मेंबर्स के साथ। जबकि पायलट वरुण सिंह जो है ग्रुप कैप्टन, वो आई थिंक 90% बर्न है। मीन के इट इज वेरी लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि जहाँ 50-60 ज्यादा बर्न जो है वो बड़ा डिफिकल्ट सर्वाइवल होता है। तो ये बहुत लंबा प्रक्रिया इंडिया के लिए। आई एम श्योर कि दे विल हैव टू रीथिंक इनवर्ड कि उनको अपनी आर्मी की बेहतरी के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है।
सही जी। आमिर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं ट्रस्ट लेवल की कमी है, वैसे भी उस तरह की मैनेजमेंट नज़र नहीं आती। ये पेशा वराना काबिलियत और सलाहियत का फुकदान है जो इस तरह के हादसा होते हैं, या ये उनका एक स्टाइल है गवर्नमेंट का कि वो इसी तरह से ओन नहीं करती? और जैसे मैंने जिक्र किया अभिनंदन का कि अगर वो उस काबिल है भी नहीं फिर भी एजाज़ात से नवाज दिया जाता है, तो उससे तो लगता है कि फिर ये हादसा कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की कमी से होते हैं। इंडियन फ़ौज में जितना प्रोफेशनलिज्म है ना, कहीं पे भी नहीं है। आप देखें, हम जब निशाने हैदर या बड़े एजाज़ात देते हैं ना, दुश्मन की रिपोर्ट पे देते हैं। हमने फैंटास्टिक टी दी, उन्होंने महावीर चक्र दे दिया। इससे ज़्यादा बड़ी फैंटास्टिक क्या पोजीशन होगी उनकी डिसिप्लिन की और उसकी। फिर इनको जो मार चाइना में पड़ रही है और उसके चाइना के जो फ़ौजी जाके इनकी चित्रोल करते हैं, वीडियोज़ आती हैं, तो ज़ाहिर है हालात ख़राब हैं। आप डरें उससे कि ये इस खौफ में फिर कोई एडवेंचर हमारी तरफ ना कर दें। डरने से मुराद ये है कि ये हैं बेवकूफ़ लोग, और दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं और वहाँ पागलपना है। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि वो किस वक्त हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं इस हेलीकॉप्टर हादसे का भी, तमिलनाडु वाले का, क्योंकि वहाँ तो कुछ हो जाए इनको फटाफट ISI मिल जाती है बहाने के लिए। तो ये बिल्कुल रेडी रहें कि हमें कई चीज़ों के जवाब देने होंगे। हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी उनसे दुख का इजहार किया है, आर्मी चीफ ने भी किया है। बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर है दुनिया भर में ये फिर एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन हमें बहुत हाई अलर्ट पे चले जाना चाहिए। इनसे एडवेंचर की तवक्को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। फ़ौज की पिटाई हो रही है और ब्रिगेडियर साहब ने पहले बता दिया कि वो अपना हेलीकॉप्टर गिरा गए थे, जब हमने उनके जहाज़ भी गिरा लिया, पायलट भी पकड़ लिया, और परेशानी में इन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर दुश्मन का समझ के गिरा लिया था उस वक्त। तो ये वो लोग हैं जो पागलपना ऊपर से मोदी बैठा हुआ है। यानी आप तवक्को करें कि सारे एक जैसे पागल इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे। हमें अपने अफवाज को भी अलर्ट करना होगा और यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए कि भाई अपने आप को संभालो, क्योंकि ये दुनिया में बड़ी अपने आप को ना अमेरिका के बाद सुपर पावर समझते हैं। तो इनकी जगसाई जहां हमारे जिनको ये अपने परे का भी नहीं समझते कि जी पाकिस्तान क्या है, एम ही लगा हुआ है। तो जब हमने जवाब दिया कि तुमने कव्वा मारा और हमने तुम्हारा जहाज़ गिराया, तो फिर उसके बाद जो चाइना से मुसलसल खबरें आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं जो उनके बॉर्डर पर इनके साथ हो रहा है। बहरहाल वहाँ पे पागलों की हुकूमत है जिनसे पता नहीं दुनिया कैसे डील कर रही है। और मैं तो फिर भी अपनी अफवाज से कहूँगा, जहाँ आप हर वक्त अलर्ट रहते हैं और अलर्ट हो जाएं, ये यहाँ प्रॉक्सी वार मज़ीद शुरू कर सकते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। देखें ना, उन्होंने महावीर चक्र दे के साबित करने की कोशिश क्या किया कि सिर्फ झूठ बोलो अपने लोगों से और मज़ीद झूठ बोलो और उसमें वजन डालते चले जाओ कि भाई हाँ हमने F-16 भाई F-16 बनाने वाली कंपनी नहीं आपके दावे की तस्दीक कर रही। तो क्या तवक्को हो सकती है? वहाँ पे यही है कि इनको चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया था, उस पर भी बड़ा इतराज़ मौजूद है। कोई अंदर से बगावत हो रही है, क्या हो रहा है, ये सारे पहलू वहाँ पे पता नहीं ये देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे। बहरहाल हमारी अफवाज जहाँ अलर्ट हैं, एयरफोर्स को भी, नेवी को भी, हम 2 दफ़ा इनकी जिसको कहते हैं ना, हमारी नेवी ने इनकी 2 दोजों को पब्लिक कर दिया। जब हम फोटो बना लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हम उन्हें गिरा सकते हैं, मार सकते हैं, समुंदर के अंदर ही मार सकते हैं। तो वो सब कुछ हो चुका हुआ है। ये पाकिस्तान का रिस्ट्रेन है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी ऐसे एडवेंचर में शामिल हो जाए कि हमें अपने मुल्क की तरक्की करानी है, ये जंगों से नहीं होती। बहरहाल तवक्को रखें कि वहाँ से कोई ना कोई नया इल्ज़ाम आएगा। जी हाफिज ताहिर साहब। बहरहाल जी, ये जो वाकया है, इससे पहले भी इनके हेलीकॉप्टर वगैरह गिरे हैं, बड़े बड़े अहम इनके जिम्मेदार जो हैं वो हादसात के शिकार हुए हैं। ये इलाका भी ऐसा है। तो हिंदुस्तान मेरे इस मौके पे इल्जाम तराशी करता है तो ये तो जहालत वाली बात होगी ना कि ये कोई पहला वाकया वहाँ नहीं हुआ। अब तक अगर आप देखें तो आपको कई वाकयात नजर आ जाएंगे जिनमें इनके लोग जो हैं हेलीकॉप्टर या हुए हैं। लेकिन ये भी एक अगर हम देखते हैं आलमी ज़राए अबलाग में तो ये भी नजर आता है कई जगह के ऊपर कि ये प्रेशराइज होके इनके पायलट जो हैं वो रूट का तयन या बाकी चीज़ों में, तो ये तो तहकीक में चीज़ें साबित आएंगी। हमारी जो अस्करी क़यादत है, हमारे सिपह सलार और जॉइंट चीफ की तरफ से बाकायदा जो है इस पर अफसोस का इजहार किया गया है कि वो हमारा उसके एक हादसा हुआ है
तो जो आमिर इलियास राना साहब बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तो वैसे ही हर चीज पाकिस्तान पे डालना उनकी आदत है, लेकिन आज दुनिया जो है वो कोई नबीना तो नहीं है ना, उनको भी पता है। और इस तरह के हादसा का इल्जाम जो है वो लगा, मैं समझता हूँ कि कोई बेवकूफ़ ही लगा सकता है, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान से कुछ भी तवक्को आप कर सकते हैं। एक इंसानी जानें इसमें जो है वो गाया हुई हैं और अभी तक जो 13 के करीब लोग हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत बात की है। आज भी ताज़ियत का पैगाम उसी पाकिस्तान की अमन की पॉलिसी का इजहार है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे 24 घंटे में पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान इसको किस तरफ लेके जाता है, उसके मुताबिक उसको जवाब भी मिल जाएगा। सही। अयाज साहब देखें, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन डिफेंस चीफ का इस तरह हेलीकॉप्टर हादसे में मारा जाना किसी भी फौज के लिए शर्मनाक ये वाक़या होता है। मतलब आप इस काबिल ही नहीं है कि आप अपने डिफेंस चीफ को भी एक जगह से दूसरी जगह खैर आफियत से पहुंचा सकें। मुझे नहीं लगता कि इंडिया इसमें को पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा। उसकी वजह ये कि ऑलरेडी बहुत शर्मिंदगी का बायस है ये हादसा होना, और मज़ीद शर्मिंदगी बहरहाल नरेंद्र मोदी के होते हुए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि डिफेंस चीफ अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह परवाज़ कर रहा है, वो एक लेक्चर देने जा रहा है, फैमिली साथ है और इतने लोग साथ हैं, तो उसको अगर वहाँ पे निशाना बना दिया हमने तो फिर तो इसका मतलब है कि इंडिया की कोई जगह सेफ ही नहीं है ना वहाँ। आप किसी को भी निशाना बना सकते हैं बड़े आराम से। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और हो नहीं सकती कि इसका इल्ज़ाम किसी हवाले से पाकिस्तान पे लगाया जाए। मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ़, अभिनंदन वाली बेवकूफ़ी बहुत बड़ी थी, उस पर पहले दौर में होता था ना, एक अखबार होता था या ज़्यादा से ज़्यादा चलें चैनल हो गया, उस पर कोई चीज़ चल गई। अब सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि क्या बेवकूफ़ी ये की है किसी भी उसने मुल्क ने या कौम ने। इंडिया के मसाइल हैं, हम सुन रहे हैं कुछ सालों में बेशुमार सैकड़ों इनके पायलट हलाक हो चुके हैं। इनके मिग तो वो कहा ही जाता है ना कि वो कफन बरदार इनके वो जहाज़ हैं, वो गिरते रहते हैं। वो फोर्स स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था करप्शन का, उसके बाद अभी रिसेंटली राफेल स्कैंडल आया जिसमें मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है। तो जब इस लेवल पे आप करप्शन करके चीज़ें कर रहे होंगे और फिर जिस तरह के वहाँ से रिएक्शन आ रहा होता है आम फौजियों का भी कि ना उनको खुराक ठीक मिलती है, डिसिप्लिन फ़ौज हमें नज़र नहीं आती। जो आमिर वो बात कर रहे थे चाइना से मार खाने की जो वीडियोस हम देख रहे होते हैं, उससे तो पता चलता है कि बिल्कुल ही पैदल फ़ौज है, फारिग हुई भी फ़ौज है। तो ये अगर इस तरफ तवज्जो ना दी मोदी गवर्नमेंट ने अपनी फ़ौज को ठीक करने की, तो मुझे लगता है कि ये रिएक्शन बढ़ते बढ़ते कहीं कुछ और रंग न इख्तियार कर ले। ज़ाहिर है वहाँ फ़ौज वैसे तो सबसर्विएंट है और हमेशा रही है, लेकिन एक इंतहा होती है ना किसी भी चीज़ की, जब बिल्कुल दीवार के साथ आप किसी को लगा देंगे तो ज़ाहिर है वहाँ से रिएक्शन भी आ सकता है। तो डिफेंस चीफ का इस तरह से मारे जाना एक हेलीकॉप्टर हादसे में, ये पूरी फौज की सलाहियत पे सवालिया निशान है। यकीनन बहुत परेशानी होगी। बहरहाल हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक किया गया, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ ने जो इज़हार अफसोस किया, बिल्कुल एक हादसे में, ये कोई लड़ाई में तो नहीं वो मारा गया उनका डिफेंस चीफ, इसलिए ये बनता था, ये बहुत अच्छा किया। सही। फैसल हुसैन साहब, देखिए एक तो बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है, 13 अफराद जो है वो हलाक हो गए इस वाक़ये में। हम इस वाक़ये पर हमें पूरी कौम को अफसोस है, अगरचे वो एक दुश्मन मुल्क के लोग थे, लेकिन हम जिन इखलाकी और इंसानी इक़दार में जुड़े हुई कौम है, हम किसी भी इंसान के चाहे वो दुश्मनी की भी ना हो, इस तरह के वाक़यात पे जो है वो अफसोस का इज़हार करना चाहिए। अगरचे सोशल मीडिया में इंडिया में इस वाक़ये पे जो है बाकायदा जश्न की कैफियत है और लोग बहुत खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अगर आप इंडिया का सोशल मीडिया देखें, क्योंकि वहाँ की जो फ़ौज के मज़ालिम है उसका बहुत शदीद रिएक्शन हमें जो है आज वहाँ के सोशल मीडिया में नज़र आ रहा है, लेकिन हम फिर भी जो है इखलाकियात का मुज़ाहरा करेंगे और हम इसका जो है इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार करना चाहिए। देखिए भारतीय फ़ौज के पास जो है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा वसाइल हैं, उनका जो दिफाई बजट है पाकिस्तान से बहुत बड़ा है,
लेकिन दो चीज़ की कमी है, एक सलाहियत की और एक जज्बे की। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। एक छोटे बजट के साथ सलाहियत और जज्बा, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की जो मजमूई अस्करी ताकत है वो भारत के पर से हावी नहीं हो गई, बल्कि उसके एहसाब पे भी जो है ये सवार है, जिसका हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो है जो भारतीय रिएक्शन आ रहा होता है वो हम देख रहे होते हैं कि वहाँ कुछ भी, वहाँ पे कोई कबूतर भी दाखिल हो जाए उनकी हदूद में तो बोलते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई ने जो है कबूतर भेजा है। वो कबूतरों से और चरिंद परिंद से भी जो है वो खौफ खाते हैं। अगर पाकिस्तान से कोई च्यूटी या चूटा भी और उनकी सरहद में दाखिल हो जाए तो उसको भी वो चेक करने लगते हैं कि शायद ये पाकिस्तान की आईएसआई ने जो है वो ना भेजा हो। असल में इस वक्त जो वहाँ सूरत हाल है, अभिनंदन को जो उन्होंने बहादुरी का अवार्ड दिया तो वहाँ की कौम में बहुत गम गुस्सा पाया जाता था, बहुत शदीद नौयत का जो है उस पर उस कौम का रिएक्शन आया था कि एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया में भारत का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुका दिया है, उसको ना कि आपने उसको सज़ा देते या उस पर सख्ती करते, कुछ और उसके खिलाफ कार्रवाई करते, आपने उसको बहादुरी का जो है अवार्ड दे दिया। तो उसकी ये ऐसा महसूस होता है कि इस वाक़ये में जो है उनकी अपनी जो वहाँ पे इंतशार है उसका ये शाखसाना लगता है। उनको चेक करना चाहिए कि भारतीय फजाइया को ये कोई राह की साजिश तो नहीं है कि उसने जो है भारतीय फजाइया को दुनिया अपने दोबारा गंदा करने के लिए जो है ये काम किया हो। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जिस सतह के अफसरान उसमें बैठे हुए थे वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से जो है वो गिर जाए। जैसे जनरल जाउलक साहब का हमारे हादसा था, वो एक इंटरनेशनल साजिश थी, तो वो सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी। तो ये भारतीय हुकूमत को और वहाँ की फौज को ये चेक करना चाहिए। ऐसा महसूस होता है कि ये रॉ की जो है इस सारे मामले में जो है वो साजिश लग रही है ताकि वो दुनिया में जो उन्होंने अभिनंदन की वजह से उस कौम में गुस्सा था, रॉ ने उसका ना जो है वो फजाइया से जो है वो बदला लिया हो। तो इन पहलुओं पे उनको गुजर करना चाहिए। बाकी वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए तो उनको वो लगाने दें। पूछे भाई आपने मारा था, बोले हमने मारा, बोले क्यों मारा, बोले तुम्हें मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने बात आना नहीं है। तो बाकी ये जो चीनी की मिसाल एयाज साहब ने, आमिर साहब ने दी, मैं से एक बात कह दूं, जी डंडों से मारते हैं चीनी इनको, असले के बगैर डंडों से और हाथों से मारते हैं और लेट लेट के बेचारे जो है मार खा के माफिया मांग रहे होते हैं। जी इलियास साहब आप देख लें, ये इनकी कारकर्दगी तो सबके सामने है भारतीय फ़ोर्स की, क्योंकि इनके अपने अफसरान के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। अब कश्मीर में देख लें, अभी कुछ अरसे बाद देखिएगा जैसे सर्दी बढ़ेगी तो देखिएगा इनके फ़ौजी सोशल मीडिया पर आके बताएंगे, अपना गुस्से का इजहार करेंगे, जी उनको खाने को नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं है। तो ज़ाहिर है जो फ़ौजी में जो बेचैनी पाई जाती है तो इसके असरात तो फिर आते हैं इस तरह के। तो ज़ाहिर है इनको अपना देखना होगा कि अपने जो तहकीकात होंगी उसमें ज़ाहिर है इनकी अपनी कोताही निकलेगी, बजाय कि हम पर इल्ज़ाम लगाएं। वो सही कहते हैं कि जी हमें वजह नहीं होनी चाहिए मारने की, लेकिन हमारी अस्करी क़यादत ने बड़े ज़बरदस्त यानी तरीके से बड़ा दिल करते हुए इसका मुजाहरा किया, पुरअमन मुल्क होने का बताया कि जी उनकी अफसोस का इजहार किया है। लेकिन ये जो इनकी जिस तरह आबदोज़ों को हमने निशानदेही की, इसी तरह बॉर्डर्स पर कितनी दफ़ा जो है उन्होंने तो कोई नहीं, हर लम्हा कोशिश करते हैं। देख लें लाहौर में जो जौहर टाउन में जो ब्लास्ट हुआ, इस तरह कहीं ना कहीं वो इस तरह तकरीबी काम करने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए दूसरे मुल्कों का सहारा भारत की जानब से लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की जानब से हर उनके मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब ये देखने उनकी अपनी फ़ौज जो है वो आप देख लेंगे बड़ी बेचैनी पाई जाती है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जैसे सर्दियां बढ़ेंगी कश्मीर में, फिर वो उधर चाइना में देखिएगा उनको जैसे जिस तरह उनकी दुर्गत बनाई जा रही है, हत्ता कि उनके अपने लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। तो वो इस वजह से जो सूरत हाल है बड़ी बेचैनी, फ़ौज में बड़ी डिवाइड है उनके इस तरह पाई जा रहा है। तो ज़ाहिर है इस अभिनंदन का जो भी वाक़या हुआ इस पर भी लोगों ने बड़ा अपना गम गुस्से का इजहार किया है। सही, तो ज़ाहिर है इस पर असरात तो आने होंगे ऊपर, लेकिन इनकी जो काबिलियत है, इनकी जो देख लें कि अपना कि किस तरह उन्होंने अपने एक बड़े अपने फ़ौज के सरबराह को, जॉइंट डिफेंस स्टाफ को जो है उसको नहीं अब अपना उसकी कर सके कि उसको अपने मुल्क के अंदर ही जाते हुए उसके हेलीकॉप्टर को पहले चेक किया जाता है कोई इस तरह। तो अभी तक उनको कोई पता ही नहीं है कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो जाहिर है कोई इनकी अपने प्लान होगा, अपना ही बीच में किया होगा, राह का कोई हाथ होगा। ठीक है लियास साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पेशावर का दौरा किया। हम सवाल ये रखेंगे, क्या इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
एहसास राशन, और इसमें मैं सबको अपील करता हूँ, अपनी MPs, अपने कारकुनों को, कि अपने ज़िलों में जाएं और लोगों को रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा एक और प्रोग्राम शुरू हो रहा है पख्तूनख्वा से और फिर सारे पाकिस्तान में जा रहा है, वो है कामयाब पाकिस्तान। 20 लाख जो सबसे बेचारे निचले कमज़ोर तबका है, हम हर एक ख़ानदान को 4 चीज़ें दे रहे हैं। एक, सूद के बगैर कर्जा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा अगर देहात में, तो किसान के लिए कि वो अपने चीज़ें खरीदने पे लगा दे, बीज पे लगा दे, जो भी, पर शहरों के लिए 5 लाख कर्जा अगर वो कोई छोटी मोटी अपनी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। फिर उस ख़ानदान में एक घर को टेक्निकल एजुकेशन, 27 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा एक घर बनाने के लिए। तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमज़ोर तबके को, उनके अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए और उनके सहूलतें दें। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं, 63 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम। 47 अरब रुपया हमने इसके लिए एलोकेट किया स्कॉलरशिप्स के लिए। नाज़रीन, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान महाजराई फिर शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने EVM और आई वोटिंग की मुकम्मल टाइमलाइन की मंजूरी दी और इलेक्शन कमीशन को बर वक्त फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वजारत ख़जाना को हिदायत भी जारी कर दी गई। ताहम इलेक्शन कमीशन ने वफाकी काबीना की तजवीज़ करदा टाइमलाइन को मुस्तरद किया है और उन्होंने ये कहा है कि EVM के लिए कब और क्या करना है, टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन ही बनाएगा। ताहम ज़रूरत पड़ने पर पार्लियामेंट से रजू कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन 19 दिसंबर को होने जा रहे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर का दौरा शेड्यूल था। इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा और बताया कि इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर हल्कों का दौरा नहीं कर सकते। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नोटिस के बावजूद पेशावर पहुंचे। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत उन्होंने चेक भी तकसीम किए और दीगर कई फलाही प्रोग्राम्स का ऐलान किया। सूबाई गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा पेशावर खालिस्तन सरकारी नौइयत का दौरा है। ये दौरा रोज़मर्रा अमूर मुमलिकत का हिस्सा है जिस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए दूसरा बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई दौरा नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इंतज़ामी दौरा कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। आपके ख्याल में ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का दौरा है पेशावर? ज़ाहिर है कि कानून, इखलाक, ज़ाब्ता सब यही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये विज़िट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे नहीं समझ आता कि जो लोग लगे हुए हैं वो ये काम नहीं कर सकते थे कि जैसे ये नोटिस आया एक प्रेस रिलीज इशू होती कि जनाब हम नहीं जा रहे कानून के एहतराम में, और यही कुछ वो वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ के ऐलान कर देते। कोई रोक सकता था प्राइम मिनिस्टर को कि वो ना करे ये काम? लेकिन मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम जब कोई नोटिस इशू हो, इस तरह का काम हो, वो कोई उल्टा ही बिहेवियर करते हैं। भाई, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया से आया है कि आपने हर बात की मुखालफत करनी है? या जो इलेक्शन कमीशन पेशावर में बैठा हुआ है उनकी कोई ज़ाती मुखालफत है प्राइम मिनिस्टर से? उन्होंने, और ये सब के लिए है और हर वज़ीर आज़म के लिए होता है, हर वज़ीर के लिए होता है। अभी आज़ाद कश्मीर में गंडापुर साहब को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने रोका तो वज़ीर आज़म साहब अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के कैंपेन में लेके जाते रहे। अभी परसों तरसों उनकी सोशल मीडिया पर तकरीर आ रही थी गंडापुर साहब की कि मेरा भाई वज़ीर बल्दियात है और अगर तुमने मेरे भाई को, तीसरे भाई को नहीं जिताया तो फिर बल्दियात के दफ्तर में तो कोई नहीं घुसेगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये इक़्तिदार का नशा है। इखलाकियात, समाजियात, ये जो सब हम फ़लसफ़े सिखा रहे हैं और जो सूफ़ीज़म हम चाह रहे हैं, वहाँ तो सबसे पहले इखलाकियात पे बात होती है। मुझे नहीं समझ आती कि ये भाषण जो हैं सिर्फ हमें सुनाने के लिए रखे हुए हैं कि हम ही सारे सीधे हो जाएं। हुक्मरान को सबसे पहले नमूना बनना होता है। यहाँ सारे लोग नमूने बने हुए हैं, उल्टे चल रहे हैं। होना यही चाहिए और आइंदा भी वज़ीर आज़म को चाहिए कि जब इस किस्म का काम हो और एक इदारा कर रहा है, आपको तो उससे पहले कह देना चाहिए था कि हमारा शेड्यूल था, हम नहीं जा रहे, इस्लामाबाद से कर देते। अच्छा, पेशावर वाला खिताब भी सारे पाकिस्तान ने सुना है और इस्लामाबाद वाला भी सारे सुन लेते। प्राइम मिनिस्टर की तकरीम भी बढ़ती कि हाँ जी एक इज़्ज़त की है तो बाकी भी सब इज़्ज़त करें, कि हम रुक रहे हैं तो बाकी भी रुक जाएं। लेकिन नहीं जी, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सही जी। अयाज साहब, भाई इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है कि प्राइम मिनिस्टर को रोक सके? ये बेवकूफ़ लोग हैं। ऐसी बिलावजह इन्होंने वो कर दिया। कप्तान हो और फिर प्राइम मिनिस्टर हो तो उसकी शान में गुस्ताखी करना बनता था। अब बिलावजह मतलब वो ये बात कर रही हैं।
प्राइम मिनिस्टर साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे तो बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि इदारे मजबूत होने चाहिए, लेकिन वो तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। सही है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होता, वो उसका हर बात हरफ आखिर होता है, वो जो तय कर ले उसको कर लेना चाहिए। ये ऐसी बिलावजह मशवरे दे रहे हैं इमरान साहब कि इस्लामाबाद में तकरीब कर लेते, वहाँ ना जाते। भाई क्या कौन होता है इलेक्शन कमीशन उनको रोकने वाला? वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इलेक्शन कमीशन होगा, वो तब ठीक है, इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके इलेक्शन कमीशन के लोग कैसे ये वो कर सकते हैं? ये इन कामों के लिए इस तरह का एक्शन लेने के लिए बहुत अखलाकी जुर्रत की ज़रूरत होती है। और ये मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे नहीं समझ आती कि इनके जो करीब लोग हैं वो इनको किस तरह से, वो शायद यही कहते होंगे कि जी छोड़ें आप, इलेक्शन कमीशन कौन होता है आपको ये मशवरा देने वाला कि आप ना जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। लेकिन इदारों का एहतराम इसी में होता है कि आप उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करें। आपको वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं। लेकिन ये एक बात मतलब वो मेरे ख्याल गैर पार्लिमानी कर दी आमिर ने कि वो नमूना बनना चाहिए, नमूने बने में, ये इतनी गलत बात नहीं है। बिल्कुल हमें नजर आता है और रोज नजर आता है इस तरह की चीजें। प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ा होना चाहिए, वो ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, और चीफ एग्जीक्यूटिव को अपनी तर्ज अमल से ये बताना चाहिए कि ये किस इदारे की इज्जत किस तरह से करनी है। लेकिन अफसोस प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान साहब, वो शुरू में मैंने देखा था एक आध बार वो लाइन में भी लगे थे वो अपना बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ से डिट्रैक्ट हो गया। यानी सारा मसला फिर इस कुर्सी का ही है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, दीगर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे पेशावर को लेकर। सवाल हमने ये रखा था कि क्या इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, यही सवाल आप समझते हैं इंतज़ामी दौरा कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, या जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद प्राइम मिनिस्टर दौरा नहीं कर सकते? अच्छा, इलेक्शन के जो भी कवानीन हैं और ज़ाब्ते हैं उसको तो एक तरफ रखें। इस मौके पे जो दौरे होते हैं ना, वो बहरहाल इंतज़ामी नहीं होते हैं, वो होते इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। अच्छा, से इमरान खान का इशू नहीं है। अगर हम ये बोले जैसे इमरान खान ने कोई अनोखा काम कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी सियासी पार्टियां जो है वो ये करती हैं, ख़ासतौर पे जो पार्टियां इक़्तिदार में होती हैं वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो इलेक्शन के नताइज पे जो है वो असरअंदाज होने के लिए जो करती हैं। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ में सियासी बलोगत की कमी है तो वो ऐसा काम कर जाते हैं कि वो नज़रों में आ जाते हैं, वरना ये काम जो है वो सारी सियासी पार्टियां हमेशा से करती आ रही हैं और जो हमारा कल्चर है वो हमेशा करती रहेगी। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के मौके पे तो इमरान खान साहब जाते हैं, दौरे करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन जहाँ से वो इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ वो पलट कर भी नहीं पूछते। कराची से वो इलेक्शन जीते 3 साल हो गए, 3 साल में इमरान खान ने जिस हल्के से वो इलेक्शन जीते थे, बाकी जो 14 सीटें जीते उनको तो आप एक तरफ कर दें तहरीक इंसाफ की, खुद इमरान खान जिस हल्के से जीते हैं उसका एक दफा भी दौरा नहीं किया। उन्होंने कभी पलट के भी नहीं पूछा कि उनके हल्के में जहां से उनको वोट मिले थे, जहां पे ये बैनर लगे हुए थे अब वज़ीर आज़म कराची से होगा, उस हल्के में क्या हालात है, क्या पोजीशन है, क्या लोगों के मसाइल है, कभी पलट के भी नहीं पूछा। ना उन्होंने ना उनके किसी पार्टी रहनुमाओं ने कभी भी नहीं किया कि भाई यहाँ से वज़ीर आज़म साहब जीते थे, हम यहाँ इस हल्के तो कम से कम जो है अगर मॉडल हल्का नहीं बना सकते तो कम से कम एक बेहतर हल्का बना दें, तो वहां भी एक लोग कभी पलट कर नहीं आए। तो ये जो इनकी सोच है कि जीतते जाओ, जीतने के बाद किसी को नहीं पलट के भी नहीं देखना, ये मुकम्मल तौर पर एक जागीरदाराना जो मेंटेलिटी होती है। तो जो पाकिस्तान की जागीरदाराना पार्टियां हैं वो तो है, लेकिन जो शहरी पार्टियां हैं उनके अंदर भी ये जहनियत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मौजूद है कि आपने आम आदमी को जो है वो अपना हारी समझना है, अपने वोटर को जो है वो अपना एक गुलामी समझना है, वो उसी तरह आपने बर्ताव करना है। भाई जहां इलेक्शन होते हैं वहां तो आप जाते हो, कभी वहां का भी चक्कर लगाओ जहां से आप जीत कर आए हो, वहां भी आकर तो देखो क्या सूरत हाल है। शायद अल्लाह ताला आपको इस बात की भी कभी तौफीक दे कि जिस शहर ने अपने 30 साल की वाबस्तगी को छोड़ के आपको वोट दिया था वहां की इस वक्त क्या हालात है, कभी इधर भी आप आके जो है एक दफा मायना जरूर कर लें। सही, यही तो अलमिया है हमारा। तो फैसल की दावत है कि वजीर आजम साहब आए खुशबू लगा के,
जी हाफिज ताहिर साहब, नहीं खुशबू लगा के नहीं आए, आपका टेक क्या खुशबू लगा के है? इस्लामाबाद में रहे। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है? देखिए, गुजारिश ये है कि वजीर आजम साहब का प्रोग्राम तो पहले से तयशुदा था, कोई आज सुबह तो बना नहीं, और अगर ये कोई नोटिस या कोई इस तरह का सिलसिला तो लाजमी बात है कि वजीर आजम तो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो किसी ऐसा अमल करें या ऐसा अमल में शरीक हों कि जो खिलाफ कानून हो। लेकिन अगर सुबह उन्होंने 11 बजे जाना है और उन्हें शाम को ये बात पता चलेगी और वहाँ पूरा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का कोई ताल्लुक भी नहीं है इलेक्शन से या तो उससे, ये तो एक पहले से तयशुदा उनका प्रोग्राम था और उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ का जो है जाके तकरीब में शरीक हुए हैं। और अगर कोई कानूनी या दूसरा पहलू होगा तो वो इंशाअल्लाह देख लिया जाएगा। सही है जी। ब्रिगेडियर साहब, तो आप देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एग्जाम्पल खुद सेट करनी चाहिए, और अगर ये शेड्यूल अनाउंस हो गया था तो उनकी एक स्टाफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं, जो से प्रिंसिपल से सेक्रेटरी हैं, ही शुड हैव नोन कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के रिस्ट्रिक्शंस हैं और कानून में अच्छी बात कुछ शक है तो उनको कैंसिल करवा देना चाहिए था। और साथ ही साथ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन भी अभी भी उसी तरह पार्टी की बात करते हैं भी। अगर आपने अपनी उसमें प्रोमो भी आपने देखा तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी की शेड्यूल बना देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बात कर लेंगे। ये ऐसी चीजें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं करनी चाहिए। दे बोथ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इलेक्शन कमीशन को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑफिस की चीफ एग्जीक्यूटिव उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लाइकवाइज उनके जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर ये ना जाते पाकिस्तान अपने ऑफिस में रह के वहाँ से कॉन्फ्रेंस के थ्रू अनाउंस कर देते अगर करना ही था, बट डेफिनेटली ये एक उनकी कन्विंसिंग थी कि वो जो हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं और उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, दैट डेफिनेटली इज फॉर द पीपल ऑफ KPK, और उनको ये लोकल बॉडीज में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए खुद पर्सनल एग्जाम्पल सेट करते हुए, बड़ापन दिखाते हुए उनको ऐसी बातों में नहीं करना चाहिए। ठीक जी। इलियास साहब, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को ये सब कुछ पता है कि ज़ाब्ता अखलाक क्या होते हैं। जब किसी हल्के में अनाउंस हो जाए तो उधर नहीं जाना चाहिए उनको, क्योंकि इस बारे में ज़ाब्ता अखलाक में कहा जाता है क्योंकि असरअंदाज ना हो पार्टी रहनुमा या कोई सब प्राइम मिनिस्टर या कोई ऑफिस बेयर जो है जो ऑफिस होल्ड करता है तो उसको जाना नहीं चाहिए। इनको समझ है, लेकिन ये चले गए हैं तो अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे, सिर्फ नोटिस ही ना करे बल्कि बताए कि जी इदारे मजबूत हैं और क्या कर सकते हैं। तो जो भी है, जिस तरह इन्होंने लाहौर में किया था NA 133 में या किसी और जगह में करते हैं, सरगोदा में किया, तो इलेक्शन में उस तरह उसके प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं जो है उसके मुताबिक करें, ये ना खामोश होकर बैठ जाए। तो फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपना भरपूर तरीके से अपना दिखाए कि जी इंडिपेंडेंट है और ख़ुद मुख्तार है, और जो भी करना चाहेगा, जो इलीगल कोई काम होगा तो उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो अगर नोटिस किया है, प्राइम मिनिस्टर की टीम को चाहिए था कि इसको अनाउंस जो पहले भी किया होता तो उसको कह देते कि नहीं जी हम इसलिए नहीं जा रहे, और बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, इधर भी तो लाहौर में आते हैं तो बैठ के बजाय स्पॉट पर जाने के या किसी जगह जाने पर दूसरे शहर जाने तो इधर बैठ के इवेंट कर लेते हैं दूसरे शहर में, तो इस्लामाबाद में बैठ के कर लेते, इसमें कोई हर्ज नहीं था। बहरहाल उनकी टीम बेहतर समझती कि अब इसको भी तो जवाब देना है उन्होंने। सही। बस मसला वही जो आयास थे कि ये सारा चक्कर जो है ना ये कुर्सी का ही है, क्योंकि यही इमरान खान साहब इदारों की मजबूती की बात करते थे। जब से गवर्नमेंट में आए हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर सवालिया निशान उठ जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। ख़ासतौर पर शाहीनों की ऊंची उड़ान ने सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बंगाली टाइगर्स को चारों शाने चित कर दिया। बिल्कुल जी, इस कामयाबी पर क्विकली एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसको क्रेडिट देंगे आप? देखिए, आज मुझे जिस इमरान खान को मैं हमेशा से एडमायर करता हूँ, आज मुझे वो बहुत याद आया जब बाबर आजम, आज सबसे ज़्यादा जो उस पर सोशल मीडिया पे जो टॉप ट्रेंड हुआ बना हुआ है वो बाबर आजम की एक विकेट भी है जो उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे बॉलिंग की और एक विकेट भी ले गए, और विकेट लेने के फौरन बाद वो शाहीन शाह अफरीदी को नेक्स्ट ओवर दिया, खुद नहीं लिया उन्होंने। ये इमरान खान किया करता था जब वो कप्तान था। मुझे याद है एक मैच में मुदस्सर नजर ने 2 विकेटें ली, उसके बावजूद नेक्स्ट
ओवर मुदस्सर को नहीं दिया, अपने स्पेशलिस्ट बॉलर को लेके आए। तो एक रमीज राजा के आने से और बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हुआ है इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ। तो ये क्रेडिट नो डाउट पूरी टीम का है। एक एक लड़का इतनी मेहनत से और जेलिन हुआ है। हैट्स ऑफ, वेल डन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आमिर इलियास राना साहब। बिल्कुल जनाब, कुछ तो अच्छी खबरें शुक्र है क्रिकेट के हवाले से आने लगी, और रमीज़ राजा और फिर पाकिस्तानी टीम सब मिल के खेल रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं। देखें, हारना जीतना हर खेल में किसी भी टीम के नसीब में आ सकता है, और हम हमेशा से कहते हैं कि आप जीतें या हारें, लेकिन खेल के फैसला होना चाहिए। जो पहले हमारी टीमें बिल्कुल मुर्दा हो चुकी हुई थी, हर वक्त जुए के इल्ज़ाम थे, वो धुल रहे हैं। और यही हम सब लोग बात करते थे कि ये क्या खेल रहे हैं, और आज हम सब यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और मज़ीद खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोगों में, नौजवानों में जज्बा आ रहा है कि हाँ, हम एक बतौर टीम खड़े हुए हैं, और सारी स्पोर्ट्स को फ़ायदा होता है। और अल्लाह करे कि ये तसलसल मेहनत के साथ जारी रहे। जी ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक ये एक बहुत ही कोहेसिव वेल नेटेड टीम लग रही है। बाबर आजम इज एक्सीलेंट टीम का कैप्टन, उसके रमीज राजा पे मैं क्रेडिट दूंगा, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बहुत अच्छी खुशखुशबी से खुल रहे हैं। T20 के बाद, इन मैचेस के बाद, विनिंग के बाद दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहेंगी, बिकॉज दे वुड लाइक टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर टॉप टीम, वन ऑफ द टॉप टीम इन द वर्ल्ड। इस तरह से पाकिस्तान बहुत खेलता है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्रिकेट टीम के लिए एक मुबारक दिन। जी फैसल साहब। देखिए, बिल्कुल यही बात है जो सब कह रहे हैं कि इस वक्त जो टीम की जो इज्तिमाई कारकर्दगी है तो वो जो है वो सामने आ रही है। फिर एक जो कप्तान जो है ना, वाकई वो कप्तान लग रहा है कि वो टीम का लीडर लग रहा है, कि वो पूरी जो है सारी की सारी जो भी अचीवमेंट है उसका क्रेडिट सिर्फ अपने ऊपर नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पूरी टीम को इसका वो जो है वो क्रेडिट देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जो है वो कप्तानी है। जैसे एयाज साहब ने बताया, टीम के हर खिलाड़ी की जो है वो मेहनत हमें जो है वो हर बॉल के ऊपर जो है वो नज़र आती है। तो एक बहुत अच्छी बात है। और ये अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर एक अच्छी टीम बन गई, क्योंकि माजी में इसकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब रही है। एक क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, में दिलचस्पी बहुत है कि जी इलियास साहब। जी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन टीम है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने आने से इनकार किया था, अब हम लोगों ने साबित किया पूरी दुनिया में कि अल्लाह का शुक्र है कि जी हम नंबर 1 हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, जो आज बंगाली टाइगरों को जो आज शान चेत किए हैं उनके, और उनको जिस तरह मुश्किलात का सामना पड़ा है वो खड़ा ही नहीं हो सके आगे हमारी। ठीक है इलियास, मेरे पास वक्त आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।